पंपिंग होती रहनी चाहिए, एनर्जी नहीं दिख रही है। सबसे पहले मंच को प्रणाम करता हूं, देश के युवा साथियों को प्रणाम करता हूं, और जो मेरे भाई लोग पीछे खड़े उनसे निवेदन करता हूं कि एक बार अपना अपना स्थान ले लें, क्योंकि भगवान ने आपको खड़े होने के लिए कुछ दिया है तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। और दोस्तों, डार्विन कहता है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल ना करो वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो अपने शरीर के सारे अंगों का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है। तो मैं शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सर का आशीर्वाद चाहता हूं और विवेकानंद जी के बारे में चंद लाइनें पेश करता हूं और कहता हूं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरचित छंद हो जाए। संभालना मेरी पंक्तियों को, कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरचित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बालक मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। माइक की थोड़ी आवाज बढ़ा देना, मेरी आज कम है थोड़ी सी। दोस्तों, अभी जज साहब बैठे थे, अब वो चले गए हैं। अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन कुछ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि एक राजनेता, बड़े राजनेता अपने बेटे को खिलौने वाले की दुकान पर ले जाने लगे। खिलौने वाला उनके बेटे को तरह तरह के खिलौने दिखाने लगा। उनमें एक पुलिस वाले का मॉडल आ गया। कहता है बाबूजी ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता है, ऑटोमेटिक है, मात्र 4,500 का है। रेट सुनते ही नेताजी के होश उड़ गए। कहते हैं तू हमको बेवकूफ बनाता है, 4,500 का नकली पुलिस वाला हमको बताता है। अरे बेवकूफ, 200 रुपए में तो असली पुलिस वाला ही मिल जाता है। 200 रुपए में तो असली पुलिस वाला ही मिल जाता है। जो लोग मेरे देश की पुलिस को बेकार बताते हैं उन्हें अब यहां मन से जवाब देता हूं और कहता हूं कि बस इतनी सी बात क्या हुई, उस छोटे से बच्चे का दिमाग सरक जाता है और कहता है पिताजी इन्हीं पुलिस वालों में मुझे संसद को बचाने वालों की सूरत नजर आती है। इन्हीं पुलिस वालों में मुझे संसद को बचाने वालों की सूरत नजर आती है। और आपकी टसियाई बुद्धि आज भी नहीं शर्माती है, और आपकी टसियाई बुद्धि आज भी नहीं शर्माती है। दोस्तों, जब एक बार की बात है कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह एक तरफ बैठे थे, सोनिया गांधी एक तरफ बैठी थी, लाल कृष्ण आडवाणी एक तरफ बैठे थे। किसी ने कुछ नहीं बोला। तब एक कवि की कल्पना एक अपनी पेन के माध्यम से कागज पर उकेरी गई और उसने कहा कि बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर बना रहे हैं, कि बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर बना रहे हैं, ईंट रोड़ी और चूना मिलाकर मस्जिद चुना रहे हैं, ईंट रोड़ी और चूना मिलाकर मस्जिद चुना रहे हैं। अब तक तो नीचे वालों का फैसला वो ऊपर वाला करता था, आज उस ऊपर वाले का फैसला कमबख्त नीचे वाले सुना रहे हैं। आज उस ऊपर वाले का फैसला कमबख्त नीचे वाले सुना रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश का एक अभिन्न अंग है कश्मीर, जिसे हम तो कहते हैं वो हमारा है, पाकिस्तान कहता है वो हमारा है। दोनों के आज तक समझ में नहीं आया किसका है। तो बात ऐसी है, कश्मीर का एक अंग है लाल चौक, जिस पर हम हमारा भारत का तिरंगा झंडा लहराने के लिए बाध्य हैं। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा भारत का तिरंगा झंडा वहां पर नहीं लहरा सकते। ऐसा क्यों? कुछ लाइनें पेश करता हूं कि लाल चौक अभिन्न अंग है मेरे देश का, तो चौकी की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। कि लाल चौक अभिन्न अंग है मेरे देश का, तो चौकी की पवित्र भूमि कौन छीन पाएगा। देश के बारे में सोचा होता नेहरू जी ने तो देश का जवान हर जंग जीत जाएगा। कि कैप्टन मनोज शिफाक की प्रथा पे देश बलिदानियों की वही रीत दोहराएगा। कि एक बार सेना को आदेश देके देखिए तो इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा, इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा, इस्लामाबाद में तिरंगा लहराएगा। अब दोस्तों, मेरी कविता शुरू करने जा रहा हूं। मेरी कविता का शीर्षक है कारगिल युद्ध के बाद, जो कि डॉक्टर हरिओम पवार जी के द्वारा लिखी गई है। मैं प्रस्तुत करता हूं, मेरा साथ देना, और आपको अच्छा लगे तो एक बार जोरदार तालियों से और स्वागत कर देना, जिससे मुझे हौसला अफजाई होगी और मैं अच्छे से और सुना सकूं।
कि करगिल में विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांग चुका, कश्मेवा दे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तुम भी ये हाथों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। अभी तो भाई साहब नमूना दिया था थोड़ा सा, एक सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हवा खराब हो गई थी उनकी। अब युद्ध में तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं आगे बोलता हूँ कि गांधी जी से जिन्ना ने जो भी मांगा सम्मान दिया। सन 47 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना ने एक अलग मुल्क की मांग रखी, गांधी जी ने उन्हें, हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने एक अलग मुल्क उन्हें दे दिया। उसके बाद जो भी हुआ मैं आगे आपको सुनाना चाहता हूँ कि गांधी जी से जिन्ना ने जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा शेखर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में अपनी औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला कर वे अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल का यह परिणाम हुआ देखो, शर्फ गले में पड़ा हुआ है ये अंजाम हुआ देखो, शर्फ गले में पड़ा हुआ है ये अंजाम हुआ देखो। ढाका जीता भारत में भारत का झंडा गड़ सकता था, दरहाजी भी पीर जीत कर भी भारत लड़ सकता था, लेकिन बार बार हमलों से घायल भारत होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्या होता है, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्या होता है, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था, वेश बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था, या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्ति पर भारी था। जो मंसूबे बांध रहे थे हम करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत मां के मानचित्र से काटेंगे, जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी। कुछ महीनों की मांगे देखो बिना अभी सिंदूर सड़ी, सेना मरमर कर पाती है दिल्ली सबको देती है, और शहीदों के लोहू को शाही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। कविता का अंतिम छंद आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि मैं केशव का 5 जन्म हूँ, गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। कुछ बेटों के बंधन मिल गए हैं बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में। पर्वत पर जाने कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, जाने कितने मधुमाशों के जीवन हनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी टूटा महावर टूटा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। एक सैनिक, आपके सामने दृश्य ला रहा हूं, एक बार उसे कल्पना करके देखना कि एक सैनिक जिसकी नई नई शादी होती है, 19 दिन उसकी शादी को हुए, 20वें दिन भारत माता के लिए लड़ने चला जाता है सीमा पर। क्या बीतेगी उसकी पत्नी पर, क्या बीतेगी उस पर। चंद लाइनों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो पहले पहले चुम्बन के बाद थाम पर चला गया, नई दुल्हन को छोड़ सेज पर युद्ध काम पर चला गया। और उसे वहां क्या याद आता होगा कि जो पहले पहले चुम्बन के बाद थाम पर चला गया, नई दुल्हन को छोड़ सेज पर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी बिस्तर की करवट याद रही होगी, खुशबू से भीगे आंचल की सलवट याद रही होगी। और जब खबर आती है कि भारत माता के लिए काम आ जाता है, भारत माता के लिए मिट जाता है, भारत माता के लिए शहीद हो जाता है, क्या बीतेगी उसकी पत्नी पर कि गीली मेहंदी रोई होगी चुपके चुपके कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके चुपके कोने में। अरे अभी उसकी हाथ की गीली मेहंदी तक नहीं सूखी और उसका पति भारत माता के लिए काम आ गया कि गीली मेहंदी रोई होगी चुपके चुपके कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। और उस बूढ़ी माँ के आंगन में उसकी बेटे की अर्थी आएगी, क्या बीतेगी बूढ़ी माँ पर कि उसकी बूढ़ी माँ, जब बेटे की अर्थी आई होगी घर के आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी में कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। और जाते जाते दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही तेज और फर्टाइल ब्रेन के सामने खड़ा होकर कविता पढ़ रहा हूँ, तब कहता हूँ कि सिविल परीक्षा वाला नेताजी कोई सुभाष नहीं, और तुम जैसे बुद्धिजीवियों पर भारत माता को लाज नहीं कि सब नौकर हो, कि सब नौकर हो इस बगिया के, जो चाहा फल तोड़ लिया और कोई मालिक नहीं देश को चौराहे पर छोड़ दिया, कोई मालिक नहीं देश को चौराहे पर छोड़ दिया। जय हिंद।